हेलो फ्रेंड्स, कुछ कहानियां हैं जो सुनने से पहले ही आत्मा को हिला देती हैं। आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, ये उन्हीं कुछ कहानियों में से एक है। एक आदमी जो कि एक साधारण सा इंसान है, उसकी शादी होती है, घर बसता है, बच्चे होते हैं। पहला बच्चा होता है तो चला जाता है। उसके जाने पे डॉक्टर कहता है कि हाँ, ऐसा भी कभी कभी होता है। उसके बाद दूसरा बच्चा होता है और दूसरा बच्चा भी चला जाता है। ऐसे में हर कोई उसे ये कहता है कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उसके बाद तीसरा बच्चा होता है, वो भी चला जाता है। उसके जाने के बाद मानो जैसे फैमिली टूट सी जाती है। उसके बाद चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, छठा बच्चा और फिर सातवां बच्चा। 7 बच्चे अलग अलग सालों में, अलग अलग कारणों से, लेकिन सब के सब चले गए। डॉक्टर्स हैरान थे, फैमिली हैरान थी, वो इंसान खुद हैरान था। ना केवल हैरान था बल्कि टूटा हुआ था। लेकिन एक सवाल था जो कि रात को उसे सोने नहीं देता था। एक सवाल जिसका जवाब कोई भी डॉक्टर नहीं दे पाया, ना ही कोई पंडित दे पाया और ना ही कोई थेरेपिस्ट दे पाया। वो सवाल था कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है कि हर बार मेरे हाथ में जो भी बच्चा आता है वो कुछ समय के बाद मुझे यूं ही छोड़कर चला जाता है, खाली हाथ, बेबस। इस सवाल का जवाब मिलता है, लेकिन वो जवाब एक अलग ही दुनिया से प्राप्त होता है। नमस्ते दोस्तों, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरप्रीत अरोड़ा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जवानी, सारी जवानी रोने में बिताता है। वो हर कुछ समय के बाद एक बच्चे को प्राप्त करता है और उसके कुछ समय के बाद उस बच्चे को गवा देता है। ऐसा क्या हुआ था? आइए ये सब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, आज की वीडियो के बारे में बताना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्राइब करना भी बहुत भारी लगता है। लेकिन इस केस के बारे में, इस कहानी के बारे में बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंसान की हीलिंग नहीं छुपी हुई है। इसमें उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब छुपा हुआ है जो लोग बार बार ये सोचते हैं या समझते हैं कि उनकी जिंदगी में बार बार एक ही चीज उनके सामने आती है, उनके हाथ तक आती है पर उनके हाथ से चली जाती है। बार बार एक उम्मीद उनके सामने आती है और वो उम्मीद बार बार टूट जाती है। जिंदगी में एक ही दर्द उन्हें बार बार झेलना पड़ता है। इस बात को समझना जरूरी है कि कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि वो जो उनको प्राप्त हो रहा है और जो उनके हाथ से फिसलता जा रहा है वो इसी जन्म की वजह से है। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये सब कुछ किसी और जन्म के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि किसी पुराने जन्म की वजह से इस जन्म में हमारा पीछा कर रहे होते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं क्लाइंट की आइडेंटिटी को छुपाना चाहता हूं, इसलिए मैं उन्हें बार बार विशाल कहकर ही बुलाऊंगा। और जो मैं केस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और जो उसका आउटकम होगा वो 100% सच है, पूरा सच। तो तैयार हो? आइए चलते हैं। देखिए, मेरे पास विशाल जी आते हैं। उनकी उम्र तकरीबन 48 साल होती है। 48 साल यानी कि 48 ईयर्स। विशाल एक बहुत ही सिंपल इंसान, एक छोटे से शहर में काम करने वाला एक सिंपल इंसान है। विशाल ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को हर्ट नहीं किया। भक्ति करना, पाठ करना, यही उनका रोज का नियम है। और इसके अलावा वो अपना काम करते हैं ताकि घर में 2 पैसे आ सकें और उनकी आजीविका चल सके। वो वाहिगुरु में पूरा विश्वास रखते हैं। मोटी मोटी बात कहूँ तो वो जैसा भी इंसान था, बस वो रब के साथ कनेक्टेड था। बिल्कुल सिंपल, रब के साथ कनेक्टेड, डाउन टू अर्थ पर्सन था वो। लेकिन जिंदगी ने उसे हमेशा वही दिया जो एक बाप को, जी हाँ, जो एक बाप को कभी नहीं मिलना चाहिए। उसकी शादी होने के बाद जब उसका पहला बेटा होता है, बेटा छोटा था, तकरीबन 5 महीने का था, तभी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से उनका वो पहला बच्चा चला जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि ये होता है, ये बहुत रेयर केस है, पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है।
वो बेचारा खून का घूंट पीकर रह जाता है। अब तो वो बच्चा जा चुका था, अब इससे आगे वो कर भी क्या सकता था। सिर्फ अपने वाहिगुरु के आगे अरदास कर सकता था ताकि भगवान उसकी जिंदगी में दोबारा वो खुशियां लेकर आए। उसके बाद फिर से उनकी परिवार में वो खुशी आती है। उनकी एक बेटी होती है। उनकी वो बेटी 3 साल की थी जब एक रोड एक्सीडेंट में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वो बच्ची साइकिल चला रही थी और उसे एक गाड़ी वाला आकर मार कर चला जाता है। वो उसके बाद अपनी सांस ले ही नहीं पाती। उसके बाद उनकी जिंदगी में फिर वो खुशी आती है। तीसरा बच्चा आता है। जब वो तीसरा बच्चा आता है तो उसे एक अजीब सा ही इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर्स आज भी उस इन्फेक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं दे सके, पर उस इन्फेक्शन की वजह से उनका वो तीसरा बच्चा भी चला जाता है। उसके बाद चौथा बच्चा आता है जो कि जन्म लेते ही चला जाता है, यानी कि स्टिल बर्थ। उसके बाद 5वां बच्चा आता है। जी हाँ, एक बेटी होती है जो कि 7 साल तक बिल्कुल सही से चलती है। सब कुछ परफेक्ट था, हेल्थ परफेक्ट थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी उसे। 7 साल के बाद विशाल को ये विश्वास हो चला था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मेरी लाइफ में और एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। और फिर एक दिन बुखार आता है, बहुत तेज बुखार, और 1 हफ्ते में वो बच्ची भी अपने माता पिता को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद छठा बच्चा आता है, वो चला जाता है। 7वां बच्चा आता है, वो चला जाता है। अलग अलग सालों में अलग अलग तरीकों से। शायद अभी तक तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेडिकल ट्रेजेडी है, इसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना, लेकिन इसका स्पिरिचुअलिटी के साथ लेना देना है। आगे सुनिए, आप समझ पाएंगे। विशाल और विशाल की बीवी, ये दोनों के दोनों अंदर से टूट चुके थे। दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी आ चुकी थी। दोनों जी तो रहे थे, लेकिन सिर्फ फिजिकली जी रहे थे। अंदर से तो दोनों के दोनों बिल्कुल खाली थे। वो मेरे पास नहीं आए थे, वो एक हीलर के पास आए थे। वो आए एक थके हुए इंसान की तरह, थके हुए कपल की तरह, जिनके पास सिर्फ एक ही सवाल था। उनका सवाल था, उन्होंने जो मुझसे कहा वो वही लफ्ज बाय लफ्ज मैं आपको बोलने वाला हूं। उन्होंने कहा, गुरप्रीत जी, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं? क्या वाहिगुरु मुझसे इतने ज्यादा नाराज हैं? क्यों मेरी लाइफ में ये खुशी बार बार आती है पर बार बार छीन ली जाती है? अगर मेरी लाइफ में खुशी आती ही नहीं तो शायद मैं आज से बेहतर स्थिति में होता, पर ये खुशी तो बार बार मेरी लाइफ में आ रही है पर बार बार मुझसे छीन ली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? देखिए, इस सवाल ने तो मुझे भी अंदर तक हिला दिया था। मैं इसके आगे कह भी क्या सकता था? आइए विशाल जी, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोनों साथ में मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उसके बाद मैं उन्हें ये प्रैक्टिस के लिए एक मटेरियल देता हूँ जो बार बार मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। विशाल अपनी पूरी तैयारी के साथ हमारे पास वापस आते हैं। सेशन के दिन विशाल बिल्कुल शांत थे। विशाल उस दिन रोने नहीं आए थे। रोना तो शायद उनका बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वो उस दिन सिर्फ और सिर्फ अपने उन सवालों के जवाब ढूंढने आए थे। उसके बाद मैंने उन्हें कंफर्टेबल किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई। धीरे धीरे मैं उन्हें कॉन्शियसनेस की डीपर स्टेट में ले जाने लगा। थीटा स्टेट तक जाने में उन्हें जरूर कुछ समय लगा। देखिए, दर्द उनके अंदर इतना ज्यादा था कि उनका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल टाइट था। उसे रिलैक्स करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, एक्स्ट्रा टाइम लगा। इसीलिए उन्हें थीटा स्टेट में ले जाने में एक्स्ट्रा टाइम लग गया, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगे। जब वो थीटा स्टेट में यानी कि डीप ट्रांस में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद मैंने उनसे कहा, विशाल जी, कोई डर नहीं, मैं हूं यहाँ पर, आप सेफ हो। इस पल में सिर्फ आप, मैं और वो सच जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे विशाल खुलने लगे। इससे आगे मैंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या नजर आ रहा है। मैंने जब ये सवाल पूछा तो उसके बाद एक लंबी खामोशी थी, बहुत लंबी खामोशी। और उसके बाद वो बोले कि उन्हें जंगल नजर आ रहा है, बहुत बड़ा सा जंगल, डेंस फॉरेस्ट, रात है। इसके आगे कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है,
अच्छी बात है कि आप जंगल देख पा रहे हैं। अपने हाथ पैर देखिए और देखकर मुझे बताइए कि आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं। उन्होंने बताया कि वो एक पुरुष के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, अपने हाथों पैरों को एक पुरुष के हाथ पैर के रूप में देख रहे हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि उनके हाथ काफी बड़े हैं, मैले हैं। उन्होंने कुछ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, एक हथियार। जी हाँ, एक हथियार है उनके हाथों में। इससे भी अगला मेरा सवाल था कि वो वहां उस जंगल में उस हथियार को अपने हाथ में लिए हुए कर क्या रहे हैं। विशाल की ब्रीदिंग एक पल में कुछ बदल सी गई, जैसे कि उन्होंने कुछ देखा हो, पर क्या देखा हो, ऐसा कुछ जो शायद वो देखना नहीं चाहते थे। आगे उन्होंने जवाब दिया, मैं किसी का पीछा कर रहा हूं। इससे आगे मैंने पूछा कि कौन है वो, किसका पीछा कर रहे हो आप? प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन, किसका पीछा कर रहे हैं आप? इसके आगे बहुत लंबी खामोशी हो जाती है। मुझे डर लगने लगता है कि कहीं वो ट्रांस से बाहर ना आ जाएं। मैं चाहता था कि ये सेशन कंप्लीट हो, सक्सेसफुल हो, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आफ्टर ऑल इनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। पर बहुत लंबी खामोशी के बाद फिर विशाल ने एक आवाज में कहा, जो उसकी नॉर्मल आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। उस गहरी, भारी और ठंडी आवाज में विशाल ने जो कहा वो ये था, एक औरत और उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। ये बात सुन के तो मैं भी दंग सा हो रहा था, पर मैंने अपनी आवाज को बहुत ही शांत और काम रखा। इसके आगे मैंने विशाल से कहा कि आप आगे देखते रहो, आगे क्या होता है, डरो मत, मैं हूं यहां पर। इसके आगे विशाल की आवाज आती है, मैं रुक नहीं रहा, मैं जा रहा हूं। मैं जानता हूं ये गलत है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इससे अगला मेरा सवाल था, ऐसा क्यों? आगे जवाब आया, क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया है। अगला सवाल, किसने दिया तुम्हें हुक्म? और उसका जवाब था, नरेश ने। नरेश यानी कि राजा। जी हाँ, वो अपने राजा के बारे में कह रहा था कि उसे ये हुक्म उसके राजा ने दिया है। मैंने ये बात सुनी। मैंने उसके आगे पूछा, मुझे पूरा सच बताओ विशाल, यहाँ जज करने वाला कोई भी नहीं है, तुम मुझे सच बता सकते हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसके आगे विशाल की आंखें जरूर बंद थीं, लेकिन उनसे बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। इसके आगे विशाल ने बताया, उसने कहा, मैं, वो औरत और उसके 7 बच्चे, मैं उन्हें मार देता हूँ। 7 बच्चे उस पास्ट लाइफ में? विशाल और कोई नहीं बल्कि उस पास्ट लाइफ में एक राजा का सैनिक था। एक ऐसी रात जब एक पॉलिटिकल दुश्मनी को खत्म करने के लिए, एक राजगद्दी का निपटारा करने के लिए, उसके वारिस को और उसके परिवार को खत्म करने के लिए इस सैनिक को कहा गया था। राजा ने इस सैनिक को हुक्म दिया था कि उसे इस औरत को और उसके परिवार को सबको खत्म करना है। इस परिवार में उस औरत के 7 बच्चे भी थे, जो कि अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भागे भागे जा रहे थे। और ये सैनिक भी उनके पीछे पीछे बहुत तेजी में उनका पीछा कर रहा था। इवन तो विशाल अपने मन से ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर वो तो एक सैनिक था, एक राजा का सैनिक। एक पल के लिए उसके मन में आया कि मैं उस औरत को और उसके उन 7 बच्चों को बख्श देता हूँ, कहीं दूर भेज देता हूँ, कहीं बाहर भगा देता हूँ। पर फिर उसने सोचा कि मेरा तो ये काम है, ये उसकी चॉइस नहीं है, उसे जो कहा गया है उसे वो करना चाहिए। और इसीलिए वो उस औरत को और उस औरत के 7 बच्चों को एक एक कर कर बेरहमी से मार देता है। पर ऐसा करने के बाद इस जन्म में कर्म ने उसका पूरा हिसाब विशाल से लिया। इस प्रकृति ने, भगवान ने उसे 7 बच्चे दिए, पर एक एक कर कर वो 7 बच्चे
उससे वापस भी ले लिए। देखिए, ये सजा नहीं थी, मैं इसे सजा नहीं मानता। कर्म कभी सजा नहीं देता, कर्म सिर्फ सिखाता है, बार बार तब तक वो समझाता है जब तक वो आत्मा उस दर्द को फील ना करे। वही दर्द जो उसने कभी किसी और को दिया था, तब तक उसका हिसाब, तब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता। उस औरत ने भी तो यही सब फील किया होगा जब एक एक करके उसके सभी के सभी बच्चों को मार दिया गया था। अब विशाल, जो कि सारी उम्र यही सोचता रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, वाहेगुरु में पूरी आस्था रखता हूं। ये बात सच है कि वो इस जन्म में एक सच्चा इंसान था, एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन आत्मा का हिसाब सिर्फ इस जन्म का तो नहीं होता। और एक और बात जो मुझे इस सेशन में पता चली, वो औरत जिसे विशाल ने उस पास्ट लाइफ में हर्ट किया था, जिसे उस पास्ट लाइफ में मार दिया था, उसके साथ बच्चों को भी मार दिया था, उस औरत की आत्मा ने भी इस जगह पर जन्म लिया था। जी हाँ, उस औरत ने भी इस जगह पर इसी समय में जन्म लिया था, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि वो विशाल की धर्मपत्नी थी। वो दोनों के दोनों उस अनहील्ड वुंड के साथ, उस जख्म के साथ बंधे हुए थे। इसीलिए इस जीवन में भी उन दोनों के बीच में केवल खामोशी थी। वो दूरी थी, जैसे कोई चीज थी जो दोनों के बीच, जिसमें दोनों को ही याद नहीं था क्या था, लेकिन फील होता था हमेशा। ये था वो पल जब उन दोनों को हीलिंग की जरूरत थी। जी हाँ, सच्ची हीलिंग की जरूरत थी। इससे आगे मैंने विशाल से कहा कि वो औरत और उनके वो 7 बच्चे अब तुम्हारे सामने हैं। अब बताओ कि आप उस औरत से और उन बच्चों से क्या कहना चाहते हो। ये सब सुनने के बाद विशाल, जो कई सालों से रोया नहीं था, वो उस दिन टूटा, बुरी तरह से टूटा, बिल्कुल टूट गया। वो रोने लगा, सिसकियां नहीं बल्कि दहाड़े मार मार के रोने लगा, जैसे कि अंदर का कोई बांध था जो कि एक पल में टूट गया। एक पागल इंसान की तरह, एक पागल जानवर की तरह बहुत बुरी तरह से रोया। वो बार बार रोते समय बोल रहा था, माफी माफी माफी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं समझता था। अगर मैं ये सब कुछ जानता तो मैं ये कभी भी नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ऐसे समय में मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे बोलने दिया जो भी वो बोल रहा था। मैंने उसे रोने दिया जितना भी वो रो पा रहा था, क्योंकि ये आंसू हीलिंग के आंसू थे, ये आंसू रिलीज के थे, उसके अंदर के उस गुबार के, उसके अंदर के उस भार के ये आंसू थे। ये आंसू और कुछ नहीं बल्कि कई जन्मों के बाद की माफी थी। कुछ देर के बाद जब वो थोड़ा सा शांत हुआ, उसकी आवाज मध्यम हुई, धीमी हुई, तो मैंने उससे पूछा कि वो औरत अब आपसे क्या कह रही है, अब आपको क्या फील हो रहा है उस औरत और उन 7 बच्चों की तरफ से। विशाल ने अब एक गहरी सी सांस ली और फिर बहुत ही धीमे से बोले, वो बोले कि वो औरत अपना हाथ उठा रही है, आशीर्वाद दे रही है, अपनी माफी दे रही है। वो औरत रो नहीं रही पर वो मुस्कुरा भी नहीं रही। इसके बाद मैंने बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चे आसपास खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो बच्चे खुश हैं। सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद विशाल काफी देर तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। मैं भी चुप रहा। कभी कभी कोई खामोशी ऐसी खामोशी होती है जो सब कुछ कह देती है। कुछ समय के बाद जब वो रिक्लाइनर से उठे, वॉशरूम होकर आए, पानी पिया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि गुरप्रीत जी, मैं एक बात कई सालों से सोच रहा था कि आखिरकार वाहेगुरु मुझसे इतने नाराज क्यों हैं। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो तो नाराज थे ही नहीं, वो तो बस
मुझे अपना बच्चा मानते हुए मुझे सीधा कर रहे थे। ये सब कहने के बाद विशाल हमारे ऑफिस से, हमारे मेडिटेशन सेंटर से चले गए। पर तकरीबन 2 महीने के बाद विशाल ने मुझे एक मैसेज किया। उन्होंने अपने मैसेज में जो लिखा उसका स्क्रीनशॉट तो मैं यहाँ पर सामने लगा रहा हूँ। उन्होंने लिखा, मेरी बीवी और मेरी बात हुई पहली बार कई सालों में। पूरी रात बात करते रहे। हम नहीं जानते थे क्या था, लेकिन हम दोनों फील करते थे कि कुछ था। अब कुछ हल्का हुआ है, कुछ ठीक हो रहा है। और इसके बाद आखिरी लाइन में लिखा था, पहली बार नींद में कोई सपना नहीं आया, सिर्फ शांति थी। दोस्तों, किसी के साथ बुरा होना हमेशा कोई ट्रेजेडी नहीं होती। कई बार वो एक लंबी, बहुत लंबी कहानी का एक अधूरा चैप्टर होता है, जिसको हम इस जन्म में, इस लाइफ में बिना कॉन्टेक्स्ट के समझ नहीं पाते। और जब हम बार बार एक ही जगह से एक ही जैसा दर्द पाते हैं, तो फिर पूछना चाहिए हमें अपने आप से, खुद से, क्या मैं सिर्फ इस जन्म की, इस लाइफ की स्टोरी देख रहा हूं, या फिर कुछ ऐसा भी है जो मैं अभी तक नहीं देख पाया हूं। देखिए, इस वीडियो में जिस विशाल के बारे में बात हुई है, वो एक बुरा इंसान नहीं था। वो बुरा इंसान था ही नहीं, लेकिन उसकी आत्मा के पास एक पुराना कर्म फंसा हुआ था, एक पुराना काम था जो उसके लिए करना बहुत जरूरी था। और वो क्या था? वो था माफी मांगना, एक्सेप्ट करना और रिलीज करना। देखिए, कर्मा एक सजा नहीं है, वो एक स्कूल है, और हर दर्द एक लेसन है। जब हम वो लेसन सीख लेते हैं तो जेन्युइनली पूरी तरह से वो दर्द का कारण खत्म हो जाता है, और इसी वजह से वो दर्द का चैप्टर, वो मुश्किलों का चैप्टर, वो परेशानियों का चैप्टर बंद हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर हैं जहां पर कि बार बार एक ही चीज टूटती है, एक ही तरह का दर्द मिलता है, रिश्ते, सेहत, खुशियां, बच्चे, काम, कुछ भी हो ऐसा, पर आपको इस दुनिया में कोई भी उस परेशानी का जवाब नहीं मिल पाता, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेक मी प्योर के साथ आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन अपना बुक कीजिए। हम मिलकर ढूंढते हैं उस चैप्टर को, वो जख्म, वो वूंड और उसका रास्ता जो आपको और मुझे आगे ले जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं कर्मों के बारे में बहुत जानकारी देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ। हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर। गुड बाय।